नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे जो कि 9th क्लास की है। बिहार SCRT बुक 9th की बुक है। इससे पहले इसके 6 पार्ट में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके पहले दोस्तों देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपका 7वां अध्याय है, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे क्वेश्चन भी बनता है और कई बार बन चुका है। तो चलिए इस बुक को पढ़ते हैं। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। यहाँ हमें आने जाने में अन्य देशों की तरह वीज़ा, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश लेने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा यह पड़ोसी देश भारत के उत्तर में अवस्थित है। ग्लोब पर अगर देखें तो नेपाल 26 डिग्री 20 से 30 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 से 88 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच देखा जा सकता है। यह देश चारों तरफ स्थल से घिरा है, अतः इसे मध्यस्थ देश भी कहते हैं दोस्तों। नेपाल के उत्तर में तिब्बत चीन स्थित है और जिसके बीच महान हिमालय दीवार जैसा दोस्तों खड़ा है। अन्य 3 तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं। नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। मौर्य शासनकाल में बौद्ध संस्कृत का मुख्य केंद्र लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है, जहां शिवरात्रि के दिन विशाल मेला का आयोजन होता है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,40,797 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 2.76 करोड़ 2005 में थी। अब संरचना एवं स्थलाकृति यहाँ की देखते हैं। नेपाल की हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है। अवसादी चट्टानों के भू दबाव के कारण वलन से बने भू आकृति नेपाल की सीमाएं या नेपाल की विशेषता है। यहाँ धरातल के पास मुलायम चट्टान तथा धरातल के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। अधिकतर पर्वत शिखर आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से बनी हैं। ये देखिए, ये है आपका नेपाल देश। देखिए नेपाल में ये देखो, यहाँ पे क्या है? नारायणी नदी। और ये देखो यहाँ पे धौलागिर पर्वत पड़ता है। अन्नपूर्णा भी यहीं पड़ता है। काठमांडू देखो यहाँ पे है। महाभारत श्रेणी इसको बोलते हैं। ये देखो एवरेस्ट। ये देखो यहाँ पे कंचनजंगा है। यहाँ पे धानकुटा है। राप्ती नदी भी यहाँ पड़ती है देश को। घाघरा नदी भी यहाँ पड़ती है। तो ये आपका नेपाल है। देखिए ये तिब्बत है। चलिए देख लेते हैं। स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश जो देश के दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा है। इस भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। घने वन एवं लंबी घासें इस क्षेत्र की विशेषता हैं। दूसरा, मध्य का पहाड़ी प्रदेश जिसमें महाभारत लेक तथा चूरे के पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। यह भाग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर तक ऊंचा है। इसमें अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो शंकुधारी वृक्षों से भरे हैं। इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ी है। यहाँ अनेक घाटियाँ हैं जिसमें काठमांडू की घाटी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा भाग है हिमालय श्रेणी प्रदेश। यह प्रदेश नेपाल के उत्तरी भाग पर फैला है। इस क्षेत्र में अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर पर्वत हैं
जो पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इस चोटी को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ स्थित सभी पर्वत शिखर सालों भर हिमाच्छादित रहते हैं तथा अनेक सदावाहित नदियों का यहाँ जन्म स्थल है। यहाँ की अन्य मुख्य शिखरों में मकाऊ 8,463, बेजून 7,139 तथा गौरी शंकर 7,134 मीटर है। संसार के ऊंचे पर्वतों में अपना स्थान रखते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय श्रेणी साहसिक अभियानों का केंद्र रहा है तथा पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेपाल के अन्य शिखरों में महत्वपूर्ण है धौली, गंगगिरी और नेप्यू मुख्य। अगला है जलवायु विशेषताएं। नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों से प्रभावित है। दक्षिण के तराई वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। काठमांडू का तापमान जाड़े में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। यह मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है। जाड़े में देश के उत्तरी भाग में हिमपात होते हैं तथा शीतकालीन चक्रवाती वर्षा भी होती है। जल प्रवाह। नेपाल में पूर्व से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है। कौन? कोसी, गंडक, घाघरा। यहाँ की सबसे लंबी नदी है कर्णाली, जो घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी भी कहते हैं, तथा पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोसी कहते हैं। सभी नदियों उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं। ढलुआ भूमि होने के कारण इन नदियों में तीव्र प्रवाह होती है, जिसमें अपरदन की समस्या बनी हुई है, किंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना रहती है। मृदा एवं वनस्पति देख लेते हैं नेपाल की। नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और निचले पर्वतीय ढालों पर लैटराइट तथा पर्वतीय प्रदेश में अनुपजाऊ भूमि पांडजोल मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टियाँ भूक्षरण की समस्या से ग्रस्त है। नेपाल के 25.4% भूमि पर वन तथा 13% पर चरागाह फैला है। तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं और सदाबहार चौड़ी पट्टी वाले वन 120 से 24 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके ऊपर सदाबहार शंकुधारी वन 2400 से 4000 मीटर की तक पाए जाते हैं। इसके ऊपर पर्वतीय चरागाह मिलते हैं, जहां जनसंख्या की वृद्धि के कारण वनों की कटाई ने पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दिया है। यहाँ के वनों में हाथी, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। वस्तुतः नेपाल जैविक विविधता का भंडार गृह है। अगला है कृषि। नेपाल में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है। मुख्य खाद्यान्नों में चावल, मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि है। व्यापारिक फसलों में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास मुख्य है और देश के कुल कृषि उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश में से आता है और काठमांडू घाटी में सघन कृषि होती है, जिसमें चावल तथा फल और सब्जी की कृषि होती है। अगला है खनन एवं उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नेपाल में खनिजों का अभाव है। अभ्रक यहाँ मुख्य खनिज है। अल्प मात्रा में लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट आदि भी मिलते हैं। शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट तथा जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है।
यहाँ जल विद्युत विकास की असीम संभावनाएं हैं, किंतु इसका विकास नहीं के बराबर हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। यहाँ बड़े उद्योगों के स्थापित होने के कारण कारकों का अभाव है। यहाँ कृषि एवं अन्य आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सलाई, कागज तथा लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। सीमेंट तथा कृषि उपकरण भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल, पर्वतारोहण सैलानियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। अब व्यापार के बारे में देख लेते हैं। नेपाल का व्यापार, खनन एवं उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश आर्थिक और व्यापार और आर्थिक सुधार में भी सुधार हो रहे हैं और मुख्यतः भारत, बांग्लादेश, चीन तथा भूटान के साथ होता है। यहाँ से सूती एवं ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ तथा जड़ी बूटी का निर्यात किया जाता है और भारी मशीनें, बिजली के सामान, वाहनों का आयात किया जाता है। मध्यस्थ देश होने के कारण पड़ोसी देश को छोड़कर अन्य देशों के साथ व्यापार हेतु इसे भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए अगला है, काठमांडू देश की राजधानी है तथा सड़क मार्ग द्वारा चीन और भारत से जुड़ा है। चीन के सहयोग से एक सड़क उत्तर में हिमालय पार तिब्बत की सीमा तक जाती है। काठमांडू वायु मार्ग द्वारा सभी महादेशों से जुड़ा है। यहाँ सभी आधुनिक सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध हैं। पोखरा दूसरा बड़ा नगर है। वहाँ का झील पर्यटकों को आकर्षित करता है। वीरगंज एवं जनकपुर एवं प्रमुख व्यापारिक नगर है। यहाँ के सभी नगर यातायात एवं संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। जल विद्युत, खनिज तथा कृषि का विकास आधुनिक तकनीकी तथा पड़ोसी देशों के सहयोग से किया जा सकता है। यदि नेपाल में संभावित विकास स्तर प्राप्त हो जाए तब यह देश पूर्व का स्कॉटलैंड बन सकता है। पिछले 240 वर्षों से नेपाल में राजतंत्र शासन व्यवस्था चलती आ रही है। वहाँ की जनता ने 2008 में मतदान के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। आज के नेपाल का उदय एक नवीन गणराज्य के रूप में हो चुका है। नेपाल के लोगों को आशा है कि अब नेपाल का चतुर्देशीय विकास संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये आपके नेपाल से संबंधित कुछ प्रश्न रहे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कितने पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये BPSC TRE फर्स्ट 1 से 5, 6 to 8 और TGT PGT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।